का सबसे अमीर आदमी कौन है? हाँ, ये सवाल हम सभी के मन में आता है। एंड हर साल एक लिस्ट निकाली जाती है फोर्ब्स द्वारा, जिसमें दुनिया के सबसे अमीर 500 या 1000 लोग मेंशन किए जाते हैं। एंड नो डाउट वो लिस्ट हमें जेन्युइन लगती है। बट आज की वीडियो में मैं बात करूँगा अबाउट जो एक्चुअल में दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं, वो उस लिस्ट पे, फोर्ब्स की लिस्ट पे ना आने के लिए पैसे देते हैं। जी हाँ, ऐसा भी लोग हैं जो उस दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में ना आने के लिए पैसे देते हैं, ताकि उन्हें कोई जान ना सके और उनका काम चलता रहे। वो कौन लोग हैं और उनका क्या मकसद है और क्या काम है कि जो उन्हें अपने आप को छुपाना पसंद है, ना कि दिखाना, इसी के बारे में मैं आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। दुनिया में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ अगर आप देख सकते हो आज की डेट में, तो वो है एक कागज़ के नोट जो कि वैल्यू रखते हैं अपने रंग के हिसाब से, है ना। अगर पिंक नोट है तो 2000 का है, ग्रीन है तो 500 का है, और वो सिर्फ कागज़ है। अगर वो कागज़ फट जाता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। इसका मतलब 500 रुपये क्या या फिर 2000 रुपये का उस नोट के अंदर तो कुछ लगा नहीं होता, ठीक है। वो टोकन करेंसी है। टोकन करेंसी कही जाती है कि जिससे आज से लगभग 500-800 साल पहले जब कोई भी व्यापार होता था तो उसमें एक्सचेंज ऑफ वैल्यू होती थी। एक्सचेंज ऑफ वैल्यू यानी कि आप मुझे कुछ वैल्यू का सामान दीजिए जो मेरे काम का है, और मैं बदले में आपको वो प्रोवाइड करूँगा जो आप मुझे दोगे, जो आपको चाहिए मैं वो आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। इसको बार्टर सिस्टम भी कहा जाता था। लेकिन साथ साथ एक तरीके से यहाँ पे सोना मतलब जो भी कोई वैल्यूएबल अगर कोई चीज़ है तो वैल्यूएबल कमोडिटीज़ का एक्सचेंज होता था लोगों के बीच में। एक कुछ समय था जब लोहे का काफ़ी चलन था समाज में, तो लोहे का एक्सचेंज होता था कि मैं आपको थोड़ा सा लोहा दे सकता हूँ जिससे कि आप अपने काम कर सको, और बदले में मैं आपसे दूध ले सकता हूँ, सब्जी ले सकता हूँ, या जो भी मुझे ज़रूरत है। इसी प्रकार से समय समय पर ये धातु और इन सब का एक्सचेंज का तरीका बदलता रहा। एक टाइम पे चमड़े के सिक्के भी चले थे, और एक टाइम पे तांबे के भी चले थे, और सोने के भी चलते हैं आज तक। इसी प्रकार से मैं इन्हीं लोगों के बारे में बात करने वाला हूँ कि जिन लोगों के दिमाग में सबसे पहले ये आइडिया आया कि हम सोने को एक्सचेंज करने की बजाय, राइट, गोल्ड के एक्सचेंज की जगह हम लोग अगर उस चीज़ को रिप्लेस कर दें रिसिप्ट से, पर्ची से। यानी आज के डेट में जो आप नोट देखते हो अपना 100 रुपये का, 500 रुपये का, 2000 रुपये का, उस पर लिखा रहता है कि मैं धारक को वचन देता हूँ इतने, मतलब 2000 रुपये अदा करने का। तो वो वचन देने वाला व्यक्ति कौन है, और उस नोट पे ये क्यों लिखा हुआ है कि मैं धारक को 2000 रुपये देने का वचन अदा करता हूँ। तो ये कंसेप्ट जो है आप समझ सकते हो इस चीज़ से कि आज से 500-700 साल पहले जो सुनार लोग थे, सुनार लोग काफ़ी तेज़ लोग होते हैं, ठीक है। सुनार ऐसा, मतलब सुनार का प्रोफेशन ऐसा कहा जाता है कि वो ऐसा है कि जिसके लिए वो काम करता है वो उससे भी लेता है, और जिसका वो काम करता है मतलब वो दोनों तरफ से कमाता है, ठीक है। जो वो काम करेगा उस काम का वो सामने वाले कस्टमर से पैसे लेता है, और जो कस्टमर उसको सोने देता है उस सोने में से भी वो कुछ ना कुछ अपने पास रख देता है। तो वो दोनों तरफ से कमाता है, ठीक है। वो अपनी चोरी के लिए भी कमाता है और वो अपने काम के लिए भी कमाता है। तो इसी प्रकार से सुनारों का जो माइंड होता है वो शार्प माना गया है एक तरीके से, और उन्हीं के दिमाग में सबसे पहले ये आइडिया आया कि पहले जब एक्सचेंज होता था किसी भी वैल्यू का, तो अगर ज़्यादा वैल्यू का एक्सचेंज होना है तो बहुत सारा सोना लेके इधर से उधर जाना, एक दूसरे को देना, ठीक है। अगर मान लो मुझे ज़्यादा क्वांटिटी में अगर कुछ चाहिए तो मैं 2 गधे लाद के सोने से मैं किसी को देने जाता था। तो ये ऐसे चलता था पहले। तो इसके लिए, इसको कन्वीनियंट बनाने के लिए सुनारों ने ये सजेस्ट किया कि आप अगर चाहो तो आप अपना सोना मेरे पास रख सकते हो, मैं सुनार हूँ, बदले में मैं आपको एक पर्ची लिख के दूंगा जिस पे लिखा होगा कि मैं धारक को ये वचन देता हूँ कि मैं आपने मेरे पास 5000 रुपये का सोना रखवाया है, तो लो आप ये पर्ची ले लो, और आप ये पर्ची दूसरे आदमी को, जिसको भी जिसके भी साथ आपको लेन देन करना है, आप उसको 5000 रुपये की ये पर्ची दे देना, तो वो 5000 रुपये के सोने के बराबर ही होगा, ठीक है। तो हुआ क्या, ये चलन चलते चलते लोगों को इतना पसंद आया क्योंकि इजी टू कैरी था और आसानी से इधर से उधर ले जाया जा सकता था, कोई चोरी चकारी का डर नहीं था। तो इस प्रोसेस को
सुनारो ने चलन में लाया, और सुनारो ने जब चलन में लाया तो ये प्रोसेस कामयाब हुआ क्योंकि आसान था। और एक पॉइंट ये आ गया कि आज की डेट में रसीद चलते चलते इतनी फेमस हो गई कि हर किसी के पास आज ये रसीद ही है, सोना किसी के पास नहीं है। ठीक है, जो आपके जो जितने भी 100 के, 200 के, 500 के, 1000 के, 2000 के जो भी नोट हैं वो सारे के सारे यही रसीद हैं जो एक टाइम पे इस नाम पे चली थी कि आप मेरे पास सोना रखवा दो और सोने के बदले में मैं आपको करेंसी नोट छाप दूंगा आपके लिए। ठीक है, यही नोट है आज की डेट में। ये कंसेप्ट जो सबसे पहले था, मैं इसके बारे में बताने वाला था कि इस कंसेप्ट को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करने वाला थे एक जर्मन फैमिली रॉथस्चाइल्ड, जो कि कहा जाता है, सच है या नहीं है ये बात की बात है, क्योंकि इन्होंने अपनी हिस्ट्री को भी चेंज किया हुआ है। हमें सच नहीं पता पूरी तरीके से इनके बारे में क्या है, और ये बहुत ही मतलब एक तरीके से बहुत ही सीक्रेटिव फैमिली है। मतलब बहुत सारे सीक्रेट्स हैं इनके जो कि बहुत लोगों को नहीं मालूम। एंड आप भी अगर इनके बारे में थोड़ा रिसर्च करने की कोशिश करोगे तो आपको ज़्यादा कंटेंट मिलता नहीं है। ठीक है, मैंने आज से लगभग 2 या 3 साल पहले भी इनके ऊपर एक वीडियो बनाई थी, लेकिन मुझे वो वीडियो भी डिलीट करनी पड़ी थी क्योंकि मेरे चैनल पे मोनेटाइजेशन इनेबल नहीं हो रहा था जब तक वो वीडियो पड़ी रहती। सो बट द ट्रुथ हैज़ टू कम आउट वन वे और द अदर। तो आज मैं वीडियो फिर से बना रहा हूँ, एंड आई होप दिस वीडियो विल रियली हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि दुनिया कैसे काम करती है, दुनिया के मैकेनिक्स क्या है और बैंक का कंसेप्ट कैसे आया। तो अब ये बैंक तो कहा जाता है कि जो रॉथस्चाइल्ड फैमिली थी, रॉथस्चाइल्ड फैमिली में 4 भाई थे, और इन 4 भाइयों ने यूरोप के 4 देशों में जाके अलग अलग जगहों पे बैंक खोले, सेम कंसेप्ट पे कि आप मुझे सोना दो, मैं आपको पर्ची दूंगा। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये हुआ कि सभी देशों में ये कंसेप्ट इतना अच्छा चला कि सभी लोग इनकी छापी हुई करेंसी यूज करने लगे। तो एक्चुअली में सारा का सारा सोना रॉथस्चाइल्ड के पास आ गया और उसने बदले में पर्चियां बांट दी। एंड यही मतलब ये एक ऐसा सिनिस्टर प्लान था, इतना इविल था कि इसके दम पे ऑलमोस्ट सारे युद्ध लड़े गए। क्योंकि जब युद्ध लड़े जाता है तो लोगों के अंदर डर बैठता है, भय बैठता है, फियर ऑफ अननोन होता है, फियर ऑफ डेथ होता है। जब आप अपनी मृत्यु के लिए डर जाते हैं और आपको लगता है कि आपको पता नहीं आपके साथ क्या होने वाला है, तो आप अपने सारी की सारी सुख संपत्ति सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाते हैं, सिर्फ इस प्रॉमिस पे, इस बिहाफ पे कि भाई मुझे मेरी जान बख्श दो, मुझे सेफ रहना है। ठीक है, तो यही उन्होंने किया। इंग्लैंड में जितने भी युद्ध हुए, वाटरलू का युद्ध हुआ, नेपोलियन बोनापार्ट की हार हुई, ये सभी के सभी युद्ध इसी तरीके से किए गए। सट्टा लगाया जाता था युद्धों पे, युद्ध के ऊपर सट्टा लगाया जाता था। साथ ही साथ जितने भी राजा होते थे, राजाओं को दोनों तरफ से फंड यही लोग करते थे। मतलब इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में युद्ध हो रहा है, इंग्लैंड को भी फंड रॉथस्चाइल्ड कर रहा है और फ्रांस को भी फंड रॉथस्चाइल्ड कर रहा है, मतलब दोनों भाई कर रहे हैं। ठीक है, और किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसी न्यूज़ फैलाई जाती थी कि इंग्लैंड जीत रहा है। ठीक है, लोग अपना सारा का सारा पैसा फ्रांस के ऊपर लगा देते थे और एक्चुअली में पता चलता था कि फ्रांस हार गया। तो सारा का सारा पैसा लोगों का डूब जाता था। लोगों का पैसा डूबते ही वो रॉथस्चाइल्ड के पास जाता था, एक साइड के, और दूसरा साइड वाला राजा मारा जाता था। जो पीछे से उन लोगों को पैसे से सपोर्ट कर रहा था वो लोग और अमीर हो जाते थे। तो ये इस तरीके से एक स्ट्रैटेजी के लिए था, बहुत ही क्लेवर, बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही सिनिस्टर, बहुत ही ईविल भी कह सकते हैं इसको, कि लोगों को मरवा देना जस्ट बिकॉज आपको पैसा बनाना है, आपको एक पैसे का वर्चस्व क्रिएट करना है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आज़ादी के टाइम पे यहाँ पर हमारे देश में लॉर्ड क्लाइव आया। लॉर्ड क्लाइव हमारे देश में अंग्रेज 1600 AD के आसपास आए थे, 1600 में ही आए थे एक्चुअली में। तो जो उनका पहला जो हेड था, जो अंग्रेज़ों का सबसे पहला हेड था, जो यहाँ पे क्लर्क बन के आया था, वो था लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव हमारे यहाँ इंग्लिश की मतलब हमारी हिस्ट्री के सिलेबस में लॉर्ड बोला जाता है, इवन दो आई डोंट रियली बिलीव दैट पर्सन डिजर्व्स टू बी कॉल्ड अ लॉर्ड और समथिंग लाइक दैट। तो जो क्लाइव था, क्लाइव का ये कहना था कि मतलब क्लाइव जब हमारे देश में आया तो उसने देखा कि उसने अपनी डायरी में लिखा हुआ था कि जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने देखा कि यहाँ पे लोगों के घर में सोने के ढेर लगे हुए हैं, मतलब सोने के सिक्कों के पहाड़ बना हुआ है, सबके घर में ऐसे खुला खुला पड़ा हुआ है। ठीक है, और वो मतलब इस चीज़ से उसने लिखा हुआ है कि वो बहुत ज़्यादा हैरान था इस बात से कि यार ये लोग के घरों के बाहर इतना सोने का ढेर पड़ा हुआ है और इन लोगों को कुछ मतलब कदर ही नहीं है सोने की, ऐसे पड़ा है ना। विच टेल्स अ लॉट अबाउट इंडियाज कल्चर कि इंडिया वॉज नॉट अबाउट मनी, इंडिया वॉज नॉट एट ऑल अबाउट गोल्ड। ठीक है, मतलब यहाँ पे लोग पागल नहीं थे जैसे आज हैं पैसे के पीछे। ठीक है, तो उस टाइम पे कल्चर कुछ अलग था। उस टाइम पे पैसे
की कोई वैल्यू नहीं थी, यहाँ पे सोने की भी कोई वैल्यू नहीं थी। यहाँ पे वे ऑफ लाइफ को लव, पीस और मतलब एक स्पिरिचुअली अपने आप को सेंटर्ड रखते हुए अपने लाइफ को एक्सपीरियंस करने का कल्चर था यहाँ पे। तो लॉर्ड क्लाइव इस चीज़ को बहुत ही हैरानियत से बोल रहा था कि यार यहाँ पे इतना सोना पड़ा है और इन लोगों को कदर ही नहीं है सोने की, हमारे वहाँ तो सोने की इतनी वैल्यू है, सोने से मैं दुनिया खरीद दूँ। तो वो आदमी इतना इतना मतलब उसे सोने से इतना प्यार था कि वो जब वापस इंग्लैंड गया भारत से तो वो लगभग 70 टन सोना यहाँ से लेकर गया था। और वो 70 टन सोना भी कैसे निकला था, जब उसके ऊपर इंक्वायरी हुई थी कि उसने अपने ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने चुराए हुए सोने में से कट देने से मना कर दिया था और अपने पास रख के बैठ गया था सारा का सारा। तो उसके ऊपर इंक्वायरी चली थी, उस इंक्वायरी में ये बात निकल के आई थी कि उससे पूछा गया कि भाई तू कितने जहाज लेके आया, तो उसने कहा कि जी एक जहाज में 5 टन सोना आता है, मैं कम से कम 10 से ज़्यादा जहाज लेके आया था, टोटल इतना 70 टन सोना मैं लेके आया हूँ भारत से। ठीक है, तो ये बताया गया है यहाँ पे कि एक टाइम तो मतलब क्लियरली अगर देखा जाए तो सोने की यहाँ पे कोई कमी नहीं थी इंडिया में, और हमने सोना, हमारे यहाँ पे कोई खदान नहीं है सोने की, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है। विच मीन्स कि इंडिया ने जो सोना एक्वायर किया था वो अपनी नॉलेज के एक्सचेंज में, और साथ ही साथ जो यहाँ पे वनस्पति और जो भी यहाँ पे धन धान्य होता है वो सब कुछ के बेसिस पे इंडिया ने वो सारा सोना हजारों सालों तक ट्रेड करके और मतलब ऑनेस्टी के साथ सारा का सारा ट्रेड करते हुए कमाया था। सो ये सारा का सारा सोना इन्होंने चुराया। और तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आज की डेट में अगर देखा जाए तो सारे दुनिया के जितने भी वर्ल्ड के बैंक्स हैं, सेंट्रल बैंक, जैसे इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंग्रेजों के टाइम पे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता था, और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को ही आज़ादी के बाद इंडिया के गवर्नमेंट ने, सो कॉल्ड गवर्नमेंट ने नेशनलाइज कर दिया कि हम इसी बैंक को चलाएंगे ऐसे कैसे ही जैसे ये अब तक चलता आ रहा था। उसी का नाम आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। लगभग दुनिया में अगर हम गिन के चलें 196 कंट्रीज हैं, 196 कंट्रीज में से 193 कंट्रीज का जो सेंट्रल बैंक है, जो नोट छापने का काम करता है उस पर्टिकुलर देश में, वो सारा का सारा रॉथस्चाइल्ड फैमिली के अंडर कंट्रोल में ही आता है। आज से लगभग 2-3 साल पहले रिजर्व बैंक ने एक स्टेटमेंट भी दिया था जिसमें उन्होंने क्लियरली कह देते कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश पे काम नहीं करते। वो आर्टिकल अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, अगर नहीं मिलता तो आपको पता ही है कि वो क्यों नहीं मिल रहा आपको। तो लेकिन ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्लियरली स्टेटमेंट दिया था कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस पे नहीं चलते, हमारी मर्जी होती है, हम जिसे चाहे आरबीआई का गवर्नर बनाए, हम जिसे चाहे हटा दें। तो जो भी आदमी उनका काम नहीं करता उसको हटा दिया जाता है, या फिर उसे असैसिनेट करवा दिया जाता है, मरवा दिया जाता है स्पाइस के थ्रू, या फिर जो भी उसका हश्र होना होता है वो। सो आगे हम इसमें बात करने वाले थे कि 3 कंट्रीज हैं जो कही जाती हैं कि जो इनके कंट्रोल में अभी नहीं है। वो है ईरान, दूसरी है नॉर्थ कोरिया और तीसरी है क्यूबा। ईरान मुझे थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज लगती है क्योंकि जो वहाँ पे इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ था जिसमें सभी के सभी औरतों को बुर्का पहनने का ऑर्डर, और सभी के सभी जितने भी मुस्लिम थे, सिया मुस्लिम्स रहते हैं वहाँ पे, तो उन सभी ने एक रेवोल्यूशन क्रिएट करा कि सिर्फ इस्लाम का प्रचलन होगा वहाँ पे। तो आई थिंक सो कि जो ये धार्मिक रिलीजन को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो पावर में ये लोग होते हैं, रिलीजन को यूज़ करते हैं लोगों को बिड़वाने के लिए और कंट्रोल करने के लिए। सो आई थिंक सो ईरान इज़ अ बिट कॉम्प्रोमाइज्ड। बट नॉर्थ कोरिया के बारे में आप जितना भी देखते हो कि यूएस से बहुत इंटरेस्टेड होता है, ट्रंप उससे मिलने जाता है किम जोंग उन से, और किम जोंग उन मतलब भाव नहीं देता, कहता है मैं मिसाइल चला दूंगा, ये कर दूंगा। वो इसीलिए उनकी इसके साथ इतनी जद्दोजहद इसलिए है क्योंकि नॉर्थ कोरिया का जो बैंक है, जो सेंट्रल बैंक है, वो करेंसी अभी भी किम जोंग उन के कंट्रोल में है। रॉथस्चाइल्ड उस करेंसी को मैनिपुलेट नहीं कर सकता अपने हिसाब से कि वहाँ पे महंगाई बढ़ा दे या फिर वहाँ पे रिसेशन ला दे। अब आगे मैं इसी बारे में बात करने वाला हूँ कि हमारे देश में या फिर ऑलमोस्ट 193 कंट्रीज में रॉथस्चाइल्ड जब चाहे अपने हिसाब से महंगाई ला सकता है या फिर रिसेशन ला सकता है। वो कैसे? वो ये है कि अगर आपने देखा होगा तो इंडिया की वैल्यू हमेशा डॉलर के कंपैरिजन में नापी जाती है, और पूरी दुनिया में जितना भी ट्रेड होता है, चाहे वो पेट्रोल का हो, चाहे वो इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स का हो, तो सारा का सारा ट्रेड डॉलर्स में होता है। ठीक है, और अगर आप इस चीज़ पे और ध्यान दोगे तो आप देखोगे कि लगातार मतलब जब मैं लगभग 10th क्लास में था तो $1 की वैल्यू 50 रुपये थी। ठीक है, और 50 रुपये भी ऐसे मानते थे कि यार $1 कमाने वाला आदमी 50 रुपये कमा लेता है, और कितने अमीर हैं वहाँ के लोग, है ना, जो वहाँ पे $1000 कमा रहा है। सिर्फ $1000 वो हमारे यहाँ के 50,000 रुपये के बराबर है। सो अगर आप देखोगे तो आज की डेट में वो 75 रुपये के बराबर है। $1 75 रुपये के बराबर है। इसका मतलब हमारी जो रुपये की वैल्यू है वो लगातार डॉलर के कंपैरिजन में घटती जा रही है, राइट। तो ये होता क्यों है, ये वैल्यू घटती क्यों है?
ठीक है, इसमें सिंपल सा रीज़न यही है कि हाँ, दुनिया में सारा का सारा इम्पोर्ट डॉलर में होता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर एक देश के लिए पहले ये रूल बनाया गया था कि जिस देश के पास जितना सोना है, ठीक है, उस सोने के बेसिस पे ही वो उतनी ही करेंसी छापेगा जितना उसके पास सोने का स्टॉक रखा हुआ है, राइट। विच ऑल्सो मीन्स अनदर फैक्ट कि हमारे यहाँ पे सोना आपके पास जितना होगा उसी वैल्यू का आप जितना आपके पास सोना होगा उसी वैल्यू के आप करेंसी छाप सकते हो। मतलब अगर आपके पास 2 लाख करोड़ रुपए का सोना आपके पास अगर रखा हुआ है तो आप उसी उतने ही अमाउंट की करेंसी छाप सकते हो और आप सर्कुलेशन में अपने देश में रखोगे। इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि 1971 में यूएसए ने अपने लिए ये रूल खत्म कर दिया, ठीक है। यूएसए में जो डॉलर्स छापने की जो संस्था है उसका नाम है फेडरल रिजर्व, और फेडरल रिजर्व के ऊपर ऐसी कोई बंदिश नहीं है कि उनके पास जितना सोना है वो उसी के लिमिट में जाके ही देर गोइंग टू डू समथिंग अबाउट द अमाउंट ऑफ डॉलर्स दैट दे आर प्रिंटिंग। तो जितने भी वो पैसे छाप रहे हैं उस पैसे का कोई लिंक नहीं है व्हाट्सएवर विद द अमाउंट ऑफ डॉलर्स जो प्रिंट हुए हैं। तो होता क्या है कि अमेरिका अपने हिसाब से जितना भी चाहे डॉलर्स प्रिंट करता है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को दे देता है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक उसे लोन्स के फॉर्म में एक्सटेंड करते हैं दूसरे देशों को, ठीक है। हमारे देश को लोन दिया जाता है और ऑलमोस्ट 193 कंट्रीज को लोन ही दिया जा रहा है, जिस लोन के बेसिस पे वो वहाँ पे डेवलपमेंट करते हैं, सड़क बनाते हैं, स्कूल चलाते हैं, अपनी सरकारों को चलाते हैं, वो सब लोन के पैसे से होता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमेरिका किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने डॉलर्स को ज़्यादा प्रिंट करके महंगाई ला सकता है, क्योंकि डॉलर की वैल्यू कम जाएगी, और डॉलर की वैल्यू कम जाएगी तो हमारी तो और ज़्यादा वैल्यू गिर जाती है, ठीक है। जितनी बार हम किसी दूसरे देश से लोन लेंगे तो हमें उस देश की कंपैरिजन में अपनी करेंसी की वैल्यू डिवैल्यू करनी पड़ती है। यानी जब हमारे रुपए की वैल्यू 50 रुपये थी, एक डॉलर 50 रुपये का था, तो उस टाइम पे हमारा कर्जा थोड़ा कम था। जैसे जैसे हमारा कर्जा बढ़ता जा रहा है, ठीक है, वैसे वैसे हमारी करेंसी की वैल्यू पहले 1 डॉलर 50 रुपये का था, आज की डेट में 1 डॉलर 75 रुपये का हो गया। अगर हम और कर्जा लेते रहेंगे तो एक पॉइंट ये आ जाएगा कि जहाँ पे 1 डॉलर 100 रुपये का हो जाएगा, ठीक है। आप इस चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हो। एक वेबसाइट है जिसका नाम है वर्ल्ड डेप्ट क्लॉक। वर्ल्ड डेप्ट क्लॉक को जब आप सर्च करोगे, वर्ल्ड डेप्ट DEBT क्लॉक, जब आप ये सर्च करोगे तो उसमें सारी देशों की लिस्ट आ जाएगी, जिसमें उनके टोटल GDP दिखा रखी है, उनके ऊपर कर्जा डॉलर्स में दिखा रखा है, और कितना % उनकी GDP का कर्जे में जा रहा है, ठीक है। तो आप इंडिया का देखोगे तो इंडिया का लगभग जितनी भी टोटल जो GDP है उसका 77%, जो लेटेस्ट डेटा है उसके अकॉर्डिंग 77% हमारे GDP का कर्जे का पैसा है। यानी जितना भी हमारी GDP है, जितना भी हम पैसे लेन देन कर रहे हैं पूरे इंडिया में, उसका 77% हमने उधार का खा रखा है, ठीक है। हमारा खुद का सिर्फ 23% ही पैसा है। विच इज़ अनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट कि हर साल हमारा देश का बजट आता है, ठीक है। अब जब हमने उधार पैसा लिया है तो हमें उसका ब्याज भी चुकाना पड़ता है। तो हम, अगर आप ध्यान से देखोगे तो हर साल का जो बजट होता है उस बजट में हमारे टोटल बजट का 1/3, ठीक है, मतलब अगर हमारे पास 100 रुपये हैं तो 100 में से 35 रुपये, ठीक है, 35 रुपये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। 100 में से 35 रुपये हमें उस लिए हुए पैसे के ब्याज में ही चुकाने पड़ते हैं, और ब्याज चुकता है, मूल की तो बात ही नहीं होती। इतना पैसा हमने उधार ले रखा है, राइट। ये इसी पैसे को जब हम लेते हैं किसी भी देश से, तो हमारी इंडिया की मीडिया ये कहती है कि एक मास्टर स्ट्रोक है और बहुत बड़ी बात है कि दूसरे देश की सरकार हमें उधार का पैसा दे रही है खर्च करने के लिए, तभी तो इंडिया में विकास हो रहा है, सड़क बन रही है, बिजली आ रही है। सो दिस इज़ अ वेरी पैथेटिक मॉडल जो दुनिया में चल रहा है, पूरी दुनिया में। और इट इज़ नॉट कि लोगों को इसके बारे में पता नहीं चल रहा, बट मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया के लगभग मुश्किल से 1 या 2% लोग इतना सोचते हैं, इतना रिसर्च करते हैं चीज़ों के बारे में। बट आई सर्टेनली बिलीव कि ये इन्फॉर्मेशन हर एक इंसान को पता होनी चाहिए, सो दैट ही नोज कि उनके आसपास क्या चल रहा है। आज की डेट में अगर आप देखोगे तो जितना हमारे देश के ऊपर जो कर्जा है, टोटल द अमाउंट ऑफ डेप्ट दैट वी हैव ऑन आवर कंट्री, और उसको, उस टोटल अमाउंट को अगर हम अपने देश की जनसंख्या से डिवाइड कर दें, जो कि 135 करोड़ है, तो हर एक इंसान के हिस्से में 1,28,000 रुपये आते हैं। यानी हर एक आदमी 1,28,000 रुपये हमारे देश की सरकार को कमा के देगा तब, और वो सारे का सारे पैसे सरकार वर्ल्ड बैंक और IMF को वापस कर दे, तो हमारे देश के ऊपर कोई कर्जा नहीं रहेगा। यानी इसलिए यहाँ पे एक चलन है, हमारे यहाँ पे एक कहावत कही जाती है कि यहाँ पे बच्चा पैदा होते हुए कर्जे में चला जाता है,
ठीक है, मतलब आप पैदा होते हुए ही यू आर रिस्पॉन्सिबल कि आपको अपने देश को 1,28,000 रुपये तो कमा के देने ही देने हैं, क्योंकि आप कर्जदार हो ऑलरेडी पैदा होते ही। सो दिस इज वॉट इट मीन्स। आई होप दिस वीडियो वॉज रियली हेल्पफुल टू यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही क्रिटिकल है, सो इट विल नॉट बी अवेलेबल एवरीवेयर। एंड जितने भी लोग इंडिया में हैं जो इंटरेस्ट रखते हैं इस चीज़ में, आई बिलीव कि अगर आप वर्किंग हैं और आप पैसा कमाते हो और आप थोड़ा सा रेसेशन और इन सब चीज़ों को समझते हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि दैट यू कैन नॉट बी रिच बाय एक्सचेंजिंग योर टाइम फॉर मनी। आप अपने समय के बदले अगर आप पैसा कमा रहे हो तो आप ज़्यादा लंबा नहीं चल पाओगे। एंड द टाइम इज़ गोइंग टू कम सून जब हम सभी के सभी विल बी एट क्रॉस रोड्स। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, साथ ही साथ कोविड हुआ, वॉर्स हो रहे हैं। ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं करेंसी की डिवैल्यूएशन को हेल्प करती हैं, और जितना करेंसी डिवैल्यू होगा आप कमाते रहेंगे। आपका बैंक में रखा हुआ पैसा 50,000 रुपये अगर है तो 50,000 रुपये में आज आप एक मोटरसाइकिल खरीद सकते हो। क्या पता कल को आप 50,000 रुपये में सिर्फ 2 किलो सब्जी खरीद पाओ। So this is how the money system works, and thank you for watching this video. See you next time.